बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉइंट नंबर 16 ऑफ द नोट्स बेटा। उसमें आप देखें जो पहला पॉइंट है उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपने वो फिल करने हैं। वो ये था, ये एक वेव है, ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? अब पॉइंट ए को देखें। पॉइंट ए यूं यूं वाइब्रेट कर रहा है, पॉइंट बी यूं वाइब्रेट कर रहा है, पॉइंट सी यूं वाइब्रेट कर रहा है, और ये इकट्ठे नीचे जाते हैं और फिर इकट्ठे ऊपर आते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल्स इन स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स के लिए अब मैं ये वाला सिंबल इस्तेमाल करूंगा, ये स्टैंडिंग वेव्स, पार्टिकल्स एनक्लोज। ये देखें, ये नोड है, ये भी नोड है। पार्टिकल इधर ए बी सी क्या है? ए बी सी वो पार्टिकल्स हैं जो दो नोड्स के बीच में एनक्लोज्ड है। ठीक है ना? ये ए बी सी डी ई क्या है? पार्टिकल्स हैं जो दो नोड्स के बीच में है। इन स्टेशनरी वेव्स, पार्टिकल्स enclosed between two nodes. In stationary waves, particles enclosed between two nodes vibrate in जी वाइब्रेट इन फेज। इन सारों का एक ही फेज है, ये इकट्ठे नीचे जाते हैं, इकट्ठे ऊपर आते हैं, बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। सर इन फेज का मतलब यहाँ पे है कि यानी वो एक ही टाइम पे ऊपर होते हैं, एक ही टाइम पे एक ही साथ नीचे जाते हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होगा एक दूसरे से, एक का जी कम होगा बिल्कुल, दूसरी का ज्यादा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। अब मैं आपको मैं डायरेक्ट बस अगर मेरी वीडियो नजर आ रही है कि नहीं, है तो ये देखो, ये चीज होगी। ये देखें, मेरी जो दो उंगलियां हैं, एक का एम्पलीट्यूड छोटा और एक का बड़ा है, और इन फेज मूवमेंट हो रही है, अगर किसी को नजर आ रही वीडियो ये। सर मुझे कोई नजर नहीं आ रही वीडियो। अच्छा आप चलो, बहरहाल मैं इसको बना के देखो, ये चीज है, देखो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। ए जितनी देर में यहां पहुंचता है ना ए डैश पे, बी उतनी देर में बी डैश पे पहुंचता है। और दोनों यानी ए से ए डैश आने में ए को जितनी देर लगती है, बी को उतनी देर बी से बी डैश में आने में लगती है। और फिर ए जितनी देर में वापस जाता है, बी भी एग्जैक्टली उतने टाइम में वापस चला जाता है। अब इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है, और सेम तरीके से ये सिंक्रोनाइज्ड है, और इनका एम्पलीट्यूड फर्क है। तो आप देख लें, सर पार्टिकल एनक्लोज्ड बिटवीन टू नोड्स जो हैं, पार्टिकल्स एनक्लोज्ड बिटवीन टू नोड्स जो हैं, वो सेम उनका वो है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, और उनका वो भी सेम है, मतलब उनका सॉरी एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, सॉरी एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, और फेज सेम है। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो? सर आपने कहा ओमेगा डिफरेंट है या सेम है, तो ओमेगा क्या है? नहीं, ओमेगा को छोड़ दो बेटा, वो A2 में आना थोड़ा जरा ज्यादा, मैंने हायर लेवल की बात कर। ठीक है। अब यार इसी का पार्ट टू देखें क्या है। पार्ट टू ये है, आप सिर्फ मुझे ये बात बता दें कि ये एक वेव यूं है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, अब ए आपको पता है यूं नीचे आ रहा है, जितनी देर में ए डैश पर आता है, बी बी डैश पे चला जाता है, और बीच में इनके दो नोड है। एक ए और बी जो है, दे आर सेपरेटेड बाय द नोड। ए और बी क्या है? दे आर सेपरेटेड बाय द नोड। ए एंड बी क्या है? तो अब आप मुझे बताएं कि सिर्फ पार्ट टू में मैंने ये पूछा है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, कि इन स्टेशनरी वेव्स, पार्टिकल्स separated by a node have phase difference of जी, have a phase difference of क्या जी, कितना phase difference है इसका?
बता 180। सकते हैं इनका? हाँ 180। जी, हैज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180, बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्क्रीन आपकी कहीं सर स्टक अप तो नहीं हुई हुई? जी सर हुई हुई। बस सर हुई हुई। क्योंकि मैं यहाँ लिख के मुकम्मल कर चुका हूं। मैंने लिखा है इन स्टेशनरी वेव्स पार्टिकल आ गया सेपरेटेड बाय अ नोड हैव अ सर, आ फेज गया। डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है कि नहीं? ये उस नोट्स में ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपने भरना है उधर। ठीक है, नोट्स मैंने क्लास वर्क के पर्सपेक्टिव से लिखे थे कि बच्चे खुद उसको अपने हाथों से भरेंगे। ठीक है कि नहीं? सर इसमें एक मुझे समझ नहीं आई बात कि ये तो सिर्फ इस केस के लिए ना, ए और बी के लिए, क्योंकि अगर एक नोट सेपरेट हो रहे हैं तो एक पॉइंट बी पे हो सकता है, लेकिन अगर पॉइंट ए को आप थोड़ा लेफ्ट साइड पे और ले जाएं तब तो नहीं होगा 180 फेज डिफरेंस, डिफरेंट हो जाएगा ना? नहीं नहीं, इस पूरी जगह मेरी बात सुनो। इस पूरी जगह में जितने भी पार्टिकल्स हैं रेड में, वो जितने भी ये ब्लू पार्टिकल्स हैं, इन सारों के साथ उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री। बेटा रेड पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, रेड पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग पे, उनका जो स्ट्रिंग का ब्लू पोर्शन है उसमें जितने पार्टिकल्स हैं उनके साथ उनका फेज डिफरेंस 180 डिग्री। तो सर जिस अगर बी अपने पॉइंट पे ही रहे और ए वाला पार्टिकल मतलब लेफ्ट में मैं थोड़ा कर दूं तब भी यही रहेगा, ट्रू रहेगी इस जी पे? बिल्कुल। आप ठीक देखिए है ना, सर। ये सारे पार्टिकल्स सारे इकट्ठे नीचे जा रहे हैं, ठीक है सर। और ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे क्या जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। फेज डिफरेंस 180 रहेगा। सर लेकिन लेकिन अगर ए को हम थोड़ा यानी कि चेंज कर दे, समवर्स करें, अगर हम बी की पोजीशन वही रखें और ए की पोजीशन चेंज कर दे, तो तब भी तो फेज डिफरेंस 180 रहेगा, क्योंकि जो है फेज डिफरेंस अलोंग बिटवीन इन ए और बी डैश जी जो है वो तो जीरो जीरो है। तो फेज डिफरेंस 180 रहेगा चाहे ए की हम पोजीशन भी चेंज कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, अब आगे देखें। मैं पॉइंट नंबर 3 को छोड़ के पॉइंट नंबर 4 पर आ रहा हूं। पॉइंट नंबर 3 आप खुद करेंगे। नोट्स के पॉइंट नंबर 4 पर आ गया हूं। 16 के 4 पर हूं। ठीक है कि नहीं? 16 के 4 पर हूं मैं। वो ये है, इन प्रोग्रेसिव वेव्स, यानी जो वेव्स आप पहले आज तक पढ़ते आए हैं, प्रोग्रेसिव वेव्स, नेबरिंग पार्टिकल्स, along the direction of travel have, नोट्स में इस तरह लिखा हुआ है, जगह छोड़ी गई है। ये इस तरह नोट्स में जगह छोड़ी गई है, और ये लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव वेव में नेबरिंग पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हैव। अब आप देखें, इसको मैं बनाकर आपके सामने दिखाता हूं। ये देखें, ये अब पार्टिकल ए को देखें, ये पार्टिकल बी है। अब आप देखें ये डिफरेंट पोजीशंस पर हैं। ठीक है कि नहीं है? नेबरिंग पार्टिकल्स है। नेबरिंग, ये उसने नेबरिंग का ही जिक्र किया। नेबरिंग यानी करीब करीब पार्टिकल्स हैं। वो क्या हिसाब किताब है ये देखें। ये यूं जा रही है वेव, फिर यूं, 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 फिर यूं। तो ए यूं जा रहा है, ए की ये मोशन है। बी भी एग्जैक्टली यही मोशन करता है, लेकिन थोड़ी सी लेट। बी और ए ऑलमोस्ट सेम मोशन करते हैं, सेम मोशन करते हैं, लेकिन बी जो है वो थोड़ा सा पीछे लेट आ रहा है ए से। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं? जी सर। हेलो यस सर। जी। सर इनका जो सर है ये फिर यानी से इनका समझा दें ये वाली जो बात। डैश एम्पलीट्यूड एंड डैश फेज तो हुए, उनके पास डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, और वो इन डिफरेंट इन सेम फेज में होंगे क्या? किस में? नहीं ये फिर नहीं, सॉरी, डिफरेंट फेज में होंगे, डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा नेबरिंग पार्टिकल्स का। ये देखें, अभी आपके सामने बनाता हूं, ये देखें। सर एम्पलीट्यूड सेम होगा ना? नहीं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा यार। वो ए और बी में देखो, एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट ही होगा। स्टेशनरी में डिफरेंट होता है, इसमें सेम होता है। अच्छा इधर देखो यार, ये पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी। गौर से देखना आपने, मैंने अब बार बार बना नहीं सकता, मैं थक जाता हूं बेटा तो इसकी स्केचिंग कर करके।
ये देखो ये यूं है, इसका मतलब ए यहां आ गया है और बी उठ के यहां आ चुका है, और देखे बी ए से लेट है, पीछे आ रहा है। अब ए यहां पहुंच गया, बी यहां पहुंच गया। ए आप देखें फिर क्या होगा, ए नीचे बॉटम मोस्ट पे पहुंच चुका है और बी यहां है। तो अगर आप नोट करें, ये फुल स्केचिंग करें, तो आप देखेंगे कि ए यू मूव करता है, ए यहां पर, ठीक है कि नहीं, फुल ऊपर और नीचे फुल जाता है, और और बी बी भी इसको फॉलो ऊपर और करता है। नीचे फुल जाता है, लेकिन लेट, पीछे, जरा सा पीछे होके। तो इन प्रोग्रेसिव वेव, पार्टिकल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल हैव सेम एम्पलीट्यूड, almost same amplitude and slightly different phase. सर ऑलमोस्ट लिखना होगा पेपर में? नहीं, अगर आपने सेम भी लिखा नंबर पूरे ही मिलेंगे। ठीक है सर। बेटा मुझे बताएं, ये पॉइंट है, ये मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं उनमें मैंने ये जहां पर ब्लैक लिखा हुआ है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है, ताकि आप, मैंने वो जरा नोट्स को इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि खाली नोट्स ना हो, आप उन नोट्स को पढ़ें और बीच में खाली जगह भरें ड्यूरिंग द लेक्चर, ताकि वो इंटरेक्टिव नोट्स बने। सर सवाल है, ये जी स्लाइटली जी डिफरेंट फेज क्यों है इनका? सेम यार, एक इनका। एक दूसरे से जरा पीछे आ रहा है ना यार, अच्छा, एक इस वजह दूसरे से से फिर जरा सा पीछे आ रहा है। यानी फेज डिफरेंस वाला वो है ना कॉन्सेप्ट, यानी कि थोड़ा डिफरेंट है उनके एक दूसरे से, डिफरेंट, एक थोड़ा पीछे है वो ए बी से, इस वजह से वो जो है उनका फेज डिफरेंस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी पॉइंट में पांचवा पॉइंट लिखे हैं, पांचवा पॉइंट है 16th का ही, उसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़े हैं मैंने। वो है कि इन पी डब्ल्यू एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब प्रोग्रेसिव वेव्स, डैश इज प्रोपोगेटेड in the direction of propagation. और इन स्टेशनरी वेव्स डैश इज लोकलाइज्ड और टेकन अप बाय सराउंड। इस ये क्या, किसका जिक्र हो रहा है जी? जी सर एनर्जी। Sir, the energy. जी बिल्कुल, तू बहुत बड़े अल्लाह के वली हो, माशाल्लाह, जबरदस्त। इन प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी इज प्रोपोगेटेड in the direction of propagation. In stationary wave, energy is localized और taken up by surroundings। यानी इसका मतलब है वेव खुद लेकर एनर्जी कहीं ट्रांसफर नहीं करती, वेव अपनी एनर्जी को वहीं रोक के रखती है। सर इसमें स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी स्ट्रैप बिटवीन टू नोड्स है, इसलिए वो क्या नाम है, जी बिल्कुल, उधर ही रहेगी लोकलाइज्ड। उधर ही रही, बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की, बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर। ठीक है कि नहीं? बेटा मुझे बताएं, यहां तक कोई इशू तो नहीं है? हेलो? No. नो सर। ठीक है, अब बेटा मैं पॉइंट नंबर 17 पर आ रहा हूं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 17 क्या कहता है? वो ये कहता है, अच्छा फर्ज करें, लेट अस सपोज फॉर अ व्हाइल कि मैं, लेट अस, आप किसी आटा खरीदने वाले के पास गए, फर्ज करें एक बंदा है, वो आटे की दुकान है उसकी, आप उसे कहते हैं यार मैंने आटा खरीदना है, वो कहता है जी बिल्कुल आप खरीदें, हम यहाँ दुकान पे बैठे किस लिए, आटा बेचने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो वो कहता है लेकिन शर्त है। आप पूछते हैं क्या शर्त है? वो कहता है या तो आटा 20 किलो में मिलेगा, या 40 किलो आटा दूंगा, या 60 किलो आटा दूंगा। ठीक है कि नहीं है? या 60 किलो आटा दूंगा, या 80 किलो आटा दूंगा, या 100 किलो आटा दूंगा। आपको चाहिए था 37 किलो आटा, उसने कहा 37 किलो आटा नहीं मिलेगा।
इसका मतलब है उसने आटे को क्या किया हुआ है, आटे का उसने पैकेट बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? 20 किलो का थैला बेच रहा है, वो खुला आटा नहीं बेच रहा। ये पैकेट को कहते हैं क्वांटम। उसने आटा क्वांटाइज किया हुआ है। आटा क्या है? उसने क्वांटाइज किया हुआ है। समझ आ गई मेरी बात आपको? तो खुला आटा नहीं दे रहा वो। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा किसी भी सिस्टम में, ये देखें, ये अगर फर्ज करें ये एक स्ट्रिंग हेल्ड टॉट है फ्रॉम बोथ एंड्स, आप फर्ज करें इसको यूं प्लग करते हैं और ये वाइब्रेट करती है, तो ये कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगी। कोई बहुत क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसियां इस पे चल सकती हैं। फर्ज करें इसकी फ्रीक्वेंसी 17 हर्ट्ज है, तो 17 हर्ट्ज की वेव इसमें ये प्रोड्यूस हो सकेगी। और उसके बाद ये जब 2 लूप्स में वाइब्रेट करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 34 हर्ट्ज होगी। और उसके बाद जब ये 3 लूप्स में वाइब्रेट करेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 17 इंटू 3 51 हर्ट्ज होगी। पता चला कि इसमें F, 2F, 3F और 4F और 5F और 6F की फ्रीक्वेंसीज ही की स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं। तो आप देखें ये जो पॉइंट नंबर 17 है नोट्स का मैं पढ़ता हूं, it should be noted carefully that in any medium system wire held taut stationary waves of all frequencies cannot be set up. The waves having a discrete set of frequencies can only be set. This fact is known as quantization of the frequencies. Stationary waves have particular modes of frequencies, and their multiples can be set. यानी किसी सिस्टम में, बात सिस्टम ऐसे हैं जिनमें कोई फ्रीक्वेंसी F और फिर उसकी मल्टीपल की फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं, या सिंपल मल्टीपल्स या ऑड मल्टीपल्स। बात सिस्टम ऐसे हैं जिनमें इस तरह की फ्रीक्वेंसियां सेट होती हैं, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऑड मल्टीपल्स। सर जी जी मैं सुन रहा हूं सर, ये सिर्फ दोनों क्लोज्ड एंड्स के लिए है, मतलब 2 नोड्स के ये दरमियान? जो पहले के लिए, ये पहला केस दोनों हेल्ड टॉट के लिए, और दूसरा वाला सर? वो दूसरा एक हैंड ओपन और एक फ्री। मैं भी उसके बारे में आ रहा हूं आस्ता आस्ता। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। जी कोई मसला तो नहीं है बेटा? हेलो सर इसमें ये फ्रीक्वेंसी जो है ये 1F 2F ऐसे ये कैसे, एक से ऊपर करने से ये 2F कैसे है इसकी फ्रीक्वेंसी? ये हाँ ये 2F कैसे, हालांकि इसमें एक वेव पूरा प्रोड्यूस हो रहा है। बेटा मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं पॉइंट नंबर 18 पर इसी से रिलेटेड बात करूंगा। ठीक है क्या नहीं है? अच्छा ये चीज देखें कि ये एक तार है, ये तार बेटा पुली के ऊपर से गुजर रही है यूं, ये हुक है उसका। ठीक है कि नहीं? यूं। अब इसको हम ये वजन क्यों मैंने लटकाया? जी बेटा मैंने वेट क्यों लटकाया है इसमें, मुझे बता सकते हैं आपके? नहीं? हाँ सर, टू कीप इट इन टॉट और नोड इसको बना मैं दिया। वो करूं, मतलब टाइट करके रखूं। ठीक है। अब आप ये चीज देखो कि यहां पर ये एक हुक है और ये हुक नीचे एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्टेड है, और ये जो चीज है ये आगे सिग्नल जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। ये सिग्नल जनरेटर से आप क्या करते हैं? सिग्नल जनरेटर से आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। सिग्नल जनरेटर से आप जिस किस्म की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे ना, ये हुक उसी फ्रीक्वेंसी से अप एंड डाउन मूव करेगा। अब आप इसे स्विच ऑन करें और स्लोली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें, स्लोली फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, हर फ्रीक्वेंसी पे नहीं,
किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ये वेव आपको, ये स्ट्रिंग आपको इस तरह वाइब्रेट करती मिलेगी, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और ये हो गया नोड, ये भी अप्रोक्सीमेटली नोड, और ये एंटी नोड, ठीक है। और ये लेंथ एल है, और वेवलेंथ किसके बराबर है? 2L/n में आप पुट करें 2L/1, तो ये वेवलेंथ होगी 2L। और इसमें फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? V/λ के बराबर है, V/2L। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर ये समझा देंगे? जी जी बताएं, क्या इसमें क्या सर चीज एक्सप्लेन करनी है? पॉइंट, सर मैंने ये कहा वाला फॉर्मूला किसने? ये देखें, आपने वो फार्मूला तो मुझे बताएं, पहले बताएं आपको ये वाली बात समझ में आई है कि नहीं? जी जी समझ आ गई। तो अब आप खुद मुझे बताएं कि आपने वो पढ़ा हुआ नहीं है वेव्स में सर v इज समझ आ इक्वल टू गई। एफ बेटा V/λ होता है ना, तो फिर लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, इसे फर्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कोई मसला तो नहीं यहां तक बेटा? ठीक है। और सर यानी कि जब वो फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक की इसके डबल होगी, क्योंकि लेंथ जो होगी वो जी बिल्कुल, एन जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, तो वेवलेंथ डबल हो जाती है। जी जी बिल्कुल। अब देखें इसका अगला बात है, अब आप जब F1 से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे क्या होगा? F1 से फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? F1 से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, वो हुक, वो जो आपने वो जो ये रखा हुआ है ऑसिलेटर, जिसको सिग्नल जनरेटर के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, इससे फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो फिर दोबारा स्टेशनरी वेव सेट होगी इस तरह की। ये, और इसमें देखें यहां नोड आ गया, यहां नोड आ गया, यहां नोड, यहां एंटी नोड, यहां एंटी नोड। और आप ये चीज देखें कि यहां वेवलेंथ जो है वो 2L/n होती है, वो 2L/2 यानी लेंथ के बराबर। और वैसे भी बंदे को नजर आ रहा है कि ये यूं एक वेवलेंथ तो ये है ना, तो ये चीज इस तरह से हो गई, तो ये वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ की भी होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? इसको सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड हावर टोन कहते हैं। F2 इज इक्वल टू V/λ, V/L। और आप अगर देखें तो ये पुरानी फ्रीक्वेंसी का डबल है, ये ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। जी, तो मसला तो नहीं बेटा? नो सर। बेटा इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। जब आप ओवरटोन कहेंगे तो इसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है यहां तक? हेलो? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, शाबाश। और बेटा जब फ्रीक्वेंसी को 3 पर एडजस्ट करेंगे तो वो थर्ड वाला होगा। अब आप देखें वो सर की जो वीडियो थी, वो अगर आप चाहें तो मैं दोबारा आपको दिखा सकता हूं, वो सर वाली जो वीडियो थी। लाइब्रेरी में चले गए, डाउनलोड्स में चले गए, ये देखें जो ये सर क्या कर रहे थे यहां पर, वो देखो वो फ्रीक्वेंसियां चेंज करते थे। ये देखिए उनके पास सिग्नल जनरेटर है जो कि एक हुक से कनेक्टेड है। अच्छा देखें, शुरू में जब वो कोई फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं तो वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। अभी देखें, अभी सर ने जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है ये स्टेशनरी वेव्स नहीं बना रही,
इसका मतलब है फ्रीक्वेंसीज वो है। अभी तक जो सर ने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है उस पर स्टेशनरी वेव नहीं बन रही। सर ने फ्रीक्वेंसी चेंज की, एडजस्ट करते करते वो एक फ्रीक्वेंसी पर आ गए, तो स्टेशनरी वेव सेटअप हो गई। ये फ्रीक्वेंसी सर ने नोट कर ली, ये कहलाएगी सेकेंड हार्मोनिक। ये क्या है? सेकेंड हार्मोनिक, या इसको फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, और इसको सेकेंड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब सर जो है, अब देखिए ये सर ने स्लो मोशन में दिखाई। अब देखिए ये देखें, मैं बताना ये देखें, ये सर ने फ्रीक्वेंसी चेंज की तो ये सेटअप हुआ ना। ये देखिए मैं पीछे लेके जाता हूं। अब देखिए सर फर्स्ट लूप में कैसे गए हैं, वो देखिए वो सिग्नल जनरेटर की तरफ उनका हाथ गया, ये यहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी उसका उन्होंने हाफ किया, तो ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हुआ। और ये है जी 8.5 हर्ट्ज, वो देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है 8.5 हर्ट्ज पे। हाँ फंडामेंटल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसका कोई भी मल्टीपल होगा तो जी जी वो होगा, इस पे आ जाएगा, मतलब जी बिल्कुल, स्टेशनरी वेव फॉर्म उस करेगा। पे बनेंगे बनेंगे। अब देखिए सर यहां से डायरेक्ट 8.5 का थ्राइस सेट करते हैं, ठीक है ना। अब यहां से सर ने उसको एडजस्ट किया, तो देखिए अब यह स्टेशनरी वेव सेट हुई, ठीक है कि नहीं? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? नो सर। ठीक है। अब ये देखें, अच्छा जब सर बीच में किसी फ्रीक्वेंसी पे थे तो उस वक्त स्टेशनरी वेव नहीं सेट हो रही। देखिए वो जब इसको हिलाएंगे तो स्टेशनरी वेव्स खराब हो जाएंगी। फिर वो जब उसको जंप करवा कर उसके 6, अभी देखिए अभी स्टेशनरी वेव सेटअप नहीं अप ही हुई, जब वो प्रिसाइजली अब जो फ्रीक्वेंसी है वो 8.5 इंटू 6 है। 8.5 इंटू 6 करें तो कितना आता है? 50 हर्ट्ज। अब प्रॉपर 6 लूप्स बन रहे हैं, 7 नोड है, 6 एंटी नोड्स हैं, और नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड से एक ज्यादा है। मैं ये वीडियोस भी आपको सेंड कर दूंगा, ये जो YouTube से मैंने डाउनलोड की थी, ये सिलेक्ट की है, ये जितनी मेरे पास पड़ी हुई है ना मेरे डाउनलोड्स में, ये बेस्ट वीडियोस हैं। स्टेशनरी वेव्स पर इतना अच्छा काम किसी और ने नहीं किया। ये लोग बड़े जबरदस्त लोग हैं, ये कमाल इनकी वीडियोस हैं। आगे चले बेटा, मैं पॉइंट नंबर 20, 21, 22 छोड़ के जा रहा हूं, उनके आंसर्स लिखे हुए हैं नीचे, और अब मैं आगे आगे जाता हुआ पॉइंट नंबर 23 पे जा रहा हूं जी। नोट्स का पॉइंट नंबर 23, ठीक है। अब आपके सामने मैं ये बनाता हूं, गौर से आपने इसको देखना है। ये देखें, बेटा ये एक वेव है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है, और ये प्रोग्रेसिव वेव है। ये क्या है? ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जो लेफ्ट से राइट जा रही है, और इसका जो वेव प्रोफाइल है वो देखिए, मैं इसको शेड कर देता हूं। ये रेड वाला पोर्शन आगे मूव कर रहा है। ये वेव बेटा लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है।
ये यूं आ रहा है, ठीक है। इसमें देखें कि ये आगे इस तरह से मूवमेंट हो रही है। ये यूं मूव कर, ठीक है कि नहीं। अब आप देखेंगे दो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं जो अपोजिटली ट्रेवल कर रही हैं। अच्छा, फर्ज करें ये दोनों वेव्स अगर एक ही स्ट्रिंग पर होती, अगर ये दोनों वेव्स एक ही स्ट्रिंग पर होती तो फिर क्या होता? कंस्ट्रक्टिव। इसको और इसको मिलाएं तो ये देखें ये यूं नहीं बन रहा। हेलो बेटा, इसको और इसको मिलाएं तो ये चीज नहीं बन रही। सर एम्पलीट्यूड डबल हो रहा यस है। सर। जी बिल्कुल। और जी बेटा सर। इसे और इसे मिलाएं तो यूं कुछ नहीं हो रहा। हेलो। जी सर। और बेटा उसके बाद इसको और इसे मिलाएं तो यूं नहीं बन रहा ये। जी जी सर। ऐसा ही है कि नहीं? देखिए ना, इन दोनों को मिला लेना, ये इन दोनों को मिलाएं और ये बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और बेटा इसे और इसे मिलाएं तो ये बनता है चौथी डायग्राम, जो चौथी ये, यानी इन दोनों को मिलाएं तो ये चीज बनती है। दोनों सब कुछ कैंसिल कर रहे हैं और इन दोनों को मिलाएं तो ये बनता है। कोई मसला तो नहीं है? हेलो। सर अगर सेम पॉइंट पे हैं हाँ सर। दूसरी वेव पे तो फिर कंस्ट्रक्टिव होगी, और अगर डिफरेंट पे है तो डिस्ट्रक्टिव। जी नहीं, मतलब डिफरेंट टाइम पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है, डिफरेंट टाइम पे कंस्ट्रक्टिव हो रही है। जी तो सर ठीक बेटा है। एक्चुअली जो स्टेशनरी वेव होती है, बेटा जो एक्चुअली स्टेशनरी वेव होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपोजिटली ट्रेवलिंग प्रोग्रेसिव वेव होती है। बेटा जो स्टेशनरी वेव जो होती है वो जहाँ पे उनके नोड्स कॉम्बिनेशन ऑफ होते हैं टू वहां पे ऑपोजिट। जी सर, वहां पे जी जो उनके यानी उनके जो नोड्स होते हैं वहां पे कंप्लीटली ही 100% डिस्ट्रक्टिव हो रही होती है, और वहां उनकी एंटी नोड्स पे 100% एंड कंस्ट्रक्टिव हो रही होती है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही। ठीक है कि नहीं है बेटा? जहां पर उनका nodes are the points where always destructive interference occurs and anti-nodes are the points where always constructive interference is occurring. Most of the time is constructive interference. देखें तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 23 जो नोट्स का मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं, ये डायग्राम उसमें भी बनी हुई है कि stationary waves are set up when two oppositely traveling progressive waves interfere with each other. Anti-nodes are the points where always constructive interference takes place. Nodes are the points where always destructive interference takes place. Velocity of the stationary waves that we talk about or calculate is actually the velocity of two oppositely traveling progressive waves. बेटा ये पेपर में एक दफा नहीं 3-4 दफा ये क्वेश्चन आया है कि भाई साहब अगर स्टेशनरी वेव स्टेशनरी हैं तो इनमें जो तुम वेलोसिटियां कैलकुलेट करते हो, जो तुम यूं करके शो कर रहे होते हो v/2l, वो वेलोसिटी किस चीज की? कैम्ब्रिज में ये क्वेश्चन 2-3 दफा पूछा गया है कि भाई साहब अगर स्टेशनरी वेव स्टेशनरी हैं तो वो तो रुकी हुई हैं, तो तुम जो वेलोसिटी बीच में वेव की लेकर आ रहे हो वो कौन सी वेलोसिटी है? और जो तुमने पिछले पार्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट की है वेव की, वो कौन सी वेव की वेलोसिटी है? तो आपने बताना है कि ये ऑपोजिटली ट्रैवलिंग प्रोग्रेसिव वेव्स की वेलोसिटी है। मुझे बताएं कोई इशू तो नहीं है बेटा इसमें? हेलो। नो सर। नो सर। सर थोड़ा सा ऊपर करना। जी ये नोट्स बेटा बहुत खूबसूरत करके ये डायग्राम उसमें बनी हुई है आपके नोट्स में, पॉइंट नंबर 23 में जो नोट्स आपको दिए गए हैं। जी
और बेटा वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ लूप्स है, या एक लूप में वाइब्रेट करे या दो लूप में। मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी। अच्छा बेटा, जो पॉइंट नंबर 24 और 25 है ना, ये ऑप्शनल है, यानी मतलब ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इन्हें जरूर पढ़ें। ये बहुत अच्छे पॉइंट हैं, एफएससी में और एंट्रेंस टेस्टों के लिहाज से बड़े टॉप के पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 24 और 25 इनको बड़ी रिस्पेक्ट दें। लेकिन कैम्ब्रिज में इस पे क्वेश्चन एक दफा आया था, लेकिन उन्होंने खुद ही फार्मूला कोट कर दिया, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है। पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये अच्छे पॉइंट्स हैं। मैं इन्हें फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा, मेंशन जिक्र नहीं कर रहा इनका। आगे चलें जी। हेलो अच्छा जी। पॉइंट नंबर 26 और 27 क्या कहता है? अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, आपने कभी बेटा वो मैराथन होते देखिए, वो जो भाग रहे होते हैं, मसलन फर्ज करें आपको होता है ना मैराथन में वो 26 माइल्स भाग रहे होते हैं लोग, है ना, रन, कोई बंदा भाग रहा है। फर्ज करें आपका कोई दोस्त मैराथन भाग रहा है और आपका दिल है कि वो भागते भागते थोड़ा सा पानी पी ले या कोई जूस पी ले, तो आप उसके साथ भागते हैं और भागते भागते उसकी स्पीड पे भागते हैं, उसको फिर वो जूस का कप पकड़ाते हैं, वो भागते भागते पीता है, फिर वो आपको पकड़ाता है और फिर वो अपनी दौड़ जारी रखता है। आपने देखा ये सीन टीवी पर के नहीं? हेलो हेलो जी सर। जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि एक वाइब्रेटिंग चीज को आप एनर्जी कैसे दे सकते हैं? ये चीज वाइब्रेट कर रही है, ये चीज वाइब्रेट कर रही है, इसको किस तरह एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं? इसको पुश करना बेटा, इसको आप पुश करें तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं जी। अच्छा अब फर्ज करें, मैं मिसाल देता हूं, आपको याद है बचपन में आप झूला झूलते थे, वो जो स्विंग था, वो बेटा जो आपका झूला होता था वो भी तो एक पेंडुलम की एक टाइप होती थी ना। क्या होता था? पेंडुलम की एक टाइप, जिसमें हम दो रस्सियां लगी हुई होती हैं, जो इस तरह करके यूं झूला होता था, यूं इस तरह करके होता था, हम उसमें बीच में बैठ जाते थे या अक्सर खड़े हो जाते थे और उसकी रस्सियों को पकड़ लेते थे और झूला झूलते थे, है ना। तो अब वो भी तो एक पेंडुलम की किस्म है ना, और उसका भी एक टाइम पीरियड है। और आपको मजे की बात बताऊं कि वो चाहे एक छोटे एम्पलीट्यूड में मूव करे या वो बड़े एम्पलीट्यूड में मूव करे, उसका टाइम पीरियड फिक्स रहता है, पता आपको? यानी अगर उसका टाइम पीरियड जो है वो 1.2 सेकेंड्स है तो 1.2 सेकेंड्स ही रहेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ओवर टाइम पीरियड के बराबर। अच्छा अब आप आपके फर्ज करें हमें बचपन में हमारे अब्बू अम्मी झूला देते थे, तो वो क्या करते थे? वो फोर्स लगाते थे उस झूले पर पीछे से, उसको जब हम स्विंग कर रहे होते थे, वो यूं हमें यूं स्विंग करके हम यूं जाते थे, फिर यूं आते थे, तो फिर पुश करते थे, फिर हम यूं जाकर फिर आते थे, वो फिर पुश करते थे। तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पुशिंग है, अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पुशिंग है वो उस झूले की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो झूले को एनर्जी मिलेगी। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं? अगर फर्ज करें कि किसी के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को झूला झुलाते वक्त किसी और बंदे से बातें कर रहे हैं और उनका मुंह कहीं और है, तो मुमकिन है बच्चे का झूला अभी इस तरह इधर पहुंचा हो, देखिए बच्चे का झूला अभी यहाँ पॉइंट ए पे पहुंचा हो और उन्हें हाथ आगे किए हुए हो, तो उस तरह तो एनर्जी नहीं मिलेगी झूले को। जरूरी है कि बच्चा जब झूल कर यूं वापस आए, इस मुकाम पर अब्बू पुश करें, फिर वो झूल के वापस आए तो फिर इस मुकाम पे पुश करें, फिर झूल के वापस आए तो फिर इस मुकाम पे पुश करें। पता चला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइवर शुड इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अगर एनर्जी प्रोवाइडिंग एजेंट उस फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी नहीं देता जिस फ्रीक्वेंसी पर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस बॉडी की, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसी तरह से स्टेशनरी वेव्स भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पर सेट होती, और जब तक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर उस फ्रीक्वेंसी पर हुक अप एंड डाउन मूव नहीं करता,
तब तक वो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। इसे रेजोनेंस कहते हैं। इसीलिए स्टेशनरी वेव्स को रेजोनेटिंग वेव्स भी कहते हैं कि आपको बकायदा एनर्जी देनी पड़ती है। जिस तरह वो देखें उस वो जो सर ने जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें वो जो अप एंड डाउन वो हुक कर रहा था, तो सर उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब तक उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर ना होती थी, स्टेशनरी वेव्स नहीं सेटअप होती थी। बेटा ये पॉइंट नंबर नोट्स का पॉइंट नंबर 26 और 27। 26 में इंट्रोडक्शन टू रेजोनेंस है, और उसके बाद 27 में बताया गया है कि स्टेशनरी वेव्स में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। जो ऑसिलेटर है, वो जो हुक है, वो जब तक उस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट ना करे जो उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या उसका डबल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी या ट्रिपल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ना हो, स्टेशनरी वेव्स सेटअप नहीं होती। ठीक है। और बेटा पॉइंट नंबर 27 जब नोट्स के खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। तकरीबन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन के बाद 2 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, फिर मल्टीपल चॉइस है, और फिर आगे जाकर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है बेटा। ठीक है कि नहीं है? ये पेज 16 पर जाकर खत्म हो रहे हैं, आपने ये कर लेने हैं। और इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछना है। और उसके बाद बेटा मेरा अब रह गया स्टेशनरी वेव्स का थोड़ा सा अगला पॉइंट रह गया, वो पेज 17, 18, 19, 20, वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कल इसको टेक अप करूंगा। इजाजत है आप लोगों को, यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? हाँ हाँ